नमस्कार दोस्तों, आर्यमा हिंदी ज्ञान संबोधि में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ज्ञान संबोधि में हम भारतेंदु युग पर चर्चा करेंगे। भारतेंदु युग पर चर्चा करने से पहले भारतेंदु के जीवन परिचय पर चर्चा करनी मैं समझता हूँ अपेक्षित है, क्योंकि भारतेंदु जो है बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। तो भारतेंदु युग शुरू करने से पहले भारतेंदु जी पर भी चर्चा करनी आवश्यक है। अक्सर परीक्षाओं में जो है भारतेंदु की साहित्यिक परिचय, भारतेंदु के जीवन परिचय से संबंधित, उनकी काव्य रचनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं समझता हूँ भारतेंदु युग से पहले भारतेंदु जी पर चर्चा अपेक्षित है। तो मैंने आज कुछ ऐसे कंटेंट्स तैयार किए हैं, कुछ ऐसे बिंदु तैयार किए हैं जिनके बारे में जिनसे आपको भारतेंदु जी के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध होंगी। इस वीडियो को ध्यान से देखें और ध्यान से सुनें। यदि हम बात करते हैं भारतेंदु युग की, तो जैसा कि आपको मालूम है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक युग का प्रवर्तक माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि 1850 में जब भारतेंदु जी का जन्म हुआ था, तभी से आधुनिक युग शुरू हो गया था। तो उन्हें आधुनिक युग का प्रवर्तक माना जाता है, उन्हें नवजागरण का अग्रदूत माना जाता है। वो बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व थे, नाटककार थे, कवि भी थे, पत्रकार भी थे। तो उनकी इतनी बहुमुखी प्रतिभा थी कि इसलिए जो है आधुनिक काल का प्रारंभ उनसे माना जाता है और उन्हीं के नाम से जो है भारतेंदु युग प्रचलित हुआ। यदि मैं दूसरी विशेषता की बात करता हूँ, तो भारतेंदु युग को नवजागरण काल और पुनर्जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। नवजागरण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि रीतिकालीन सामंती व्यवस्था समाप्त हुई थी और हमारा समाज और हमारी संस्कृति और साहित्य जो है उन सारी चीज़ों से अछूता था जो वर्तमान परिदृश्य में दिखाई दे रही थी। तो भारतेंदु एक नया संदेश लेकर के आए, जिसमें राष्ट्रीयता का बखान किया गया, जिसमें अतीत का गौरव गुणगान किया गया। इसलिए इनके समय को जो है नवजागरण काल कहा गया, पुनर्जागरण काल कहा गया। पुनर्जागरण क्योंकि हमारी संस्कृति पहले भी जागृत थी, पहले भी सदियों से हमारी महान संस्कृति रही है। तो भारतेंदु ने उसे पुनर्स्थापित करने का एक महान कार्य किया, इसलिए इसे पुनर्जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। यदि मैं अगली विशेषता की बात करता हूँ भारतेंदु जी के बारे में, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म आपको मालूम है 8 सितंबर 1850 ईस्वी को काशी में प्रसिद्ध सेठ थे अमीचंद, उनकी वंश परंपरा में जो है बाबू गोपाल चंद्र के घर में हुआ था। ये काशी के बड़े प्रसिद्ध रईस आदमी थे सेठ अमीचंद, उनका बड़ा नाम था। उन्हीं की वंश परंपरा में जो है गोपाल चंद्र जी के घर इनका जन्म हुआ था 1850 ईस्वी में। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु के जन्म को ही जो है आधुनिक युग का प्रारंभ मान लिया, भारतेंदु युग का प्रारंभ मान लिया। कुछ साहित्यकार जो है 1857 से और 1900 ईस्वी तक का समय जो है भारतेंदु युग का समय मानते हैं, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद ही हमें आवश्यकता पड़ी पुनर्जागरण की, नवजागरण की। यदि मैं अगली बात करता हूँ, तो भारतेंदु जी के जो पिता थे गोपाल चंद्र जी, वो अपने समय के जो है ब्रज भाषा के बड़े प्रतिष्ठित कवि थे। जब पिता इतने बड़े प्रतिष्ठित कवि थे तो सीधी सी बात है उसका बालक पर भी असर पड़ना था। और जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी, ऐसा माना जाता है कि 5 वर्ष की अल्प आयु में इन्होंने जो है पहली बार एक कविता रची थी, जो मुख्यतः एक दोहा था। उस दोहा को रच करके जो है इन्होंने साहित्य जगत को चमत्कृत कर दिया था कि 5 साल का बच्चा जो है इस प्रकार का दोहा रच सकता है। ये अपने आप में इनकी बहुमुखी प्रतिभा का परिचायक था। और वह दोहा भी मैंने लिखा है, ले बयुंदा ठाड़े भये श्री अनिरुद्ध सुजान, बाणासुर की सैन्य को हनन लगे बलवान। इसमें जो है बाणासुर एक राक्षस था और वो जो है श्री कृष्ण के पौत्र को कैद करके ले गया था अनिरुद्ध जी को। तो अनिरुद्ध जी, और जब बाणासुर का सामना हुआ तो अनिरुद्ध जी ने जो है बड़े वीरता के साथ उनका सामना किया था। तो उन्होंने जब दोहा 5 वर्ष की आयु में रचा तो साहित्य जगत में खलबली मच गई। साहित्य जगत जो है चमत्कृत हो गया कि 5 वर्ष का बालक जो है इतना अच्छा दोहा रच सकता है। और इनकी बहुमुखी प्रतिभा के दर्शन इनके 5 वर्ष की आयु में ही साहित्य जगत को हो गए थे। यदि मैं अगली बात करता हूँ, तो प्राचीन समय में क्या होता था कि इस तरह की जो विद्यालयी शिक्षा नहीं थी, औपचारिक शिक्षा नहीं थी, घरों के अंदर ही जो है संस्कृत, उर्दू और जो अन्य भाषाएं उस समय की प्रचलित थी उनका ज्ञान दिया जाता था। तो भारतेंदु जी को भी जो है घर पर ही पंडित ईश्वर दत्त तिवारी से इनको हिंदी सीखने को मिली, मौलवी ताज अली से इनको उर्दू सीखने को मिली और बाबू नंद किशोर से इनको संस्कृत का ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इन्हें उर्दू, संस्कृत और हिंदी तीनों भाषाओं का ज्ञान जो है इनके घर में ही दिया गया था। अलग अलग इनको अध्यापक पढ़ाने आते थे और इन्हीं अलग अलग अध्यापकों से पढ़ने के कारण, अलग अलग
भाषाओं का अध्ययन करने के कारण इनकी बहुमुखी प्रतिभा विकसित हुई और ये महान साहित्यकार के रूप में हिंदी जगत के अंदर प्रतिष्ठित हुए। यदि मैं अगली बात करता हूँ तो इनका विवाह प्रसिद्ध बाबू गुलाब राय, जो बहुत अच्छे लेखक भी थे, उनकी पुत्री मन्नो देवी से हुआ था और इनकी एकमात्र पुत्री थी जिसका नाम था विद्यावती। पत्नी का नाम था मन्नो देवी और इनकी एक ही पुत्री थी, एकमात्र पुत्री थी, उसका नाम था विद्यावती। और इनकी जो पत्नी थी वो उस समय के प्रसिद्ध लेखक बाबू गुलाब राय की पुत्री थी। यदि मैं अगली बात करता हूँ तो 1868 में, जैसा कि मैं अभी आपको काफ़ी देर से बता रहा हूँ कि भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व थे, तो मात्र 18 वर्ष की आयु में 1868 में इन्होंने अपनी पहली पत्रिका कवि वचन सुधा प्रकाशित की थी। 18 साल की अल्प आयु के अंदर आप समझ सकते हैं कि अपनी एक पत्रिका शुरू करना, कवि वचन सुधा, जो बहुमुखी प्रतिभा का परिचायक था। सामान्य व्यक्ति इतनी कम उम्र के अंदर इतना प्रतिष्ठित और इतना परिपक्व नहीं हो सकता कि वो एक प्रतिष्ठित पत्रिका का संपादन शुरू कर दे। भारतेंदु ने मात्र 18 वर्ष की आयु में जो है कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन शुरू कर दिया था। 1880 में 1880 में इनकी बहुमुखी प्रतिभा को देख करके उस समय के विद्वत समाज ने इनको भारतेंदु की उपाधि दी थी, क्योंकि इनका वास्तविक नाम तो हरिश्चंद्र था, लेकिन इनको भारतेंदु की उपाधि जो है 1880 में तत्कालीन विद्वत समाज ने इनकी बहुमुखी प्रतिभा को देख करके, हिंदी साहित्य जगत के इनकी सेवा कार्यों को देख करके इन्हें अग्रदूत मानते हुए साहित्य का इनको जो है भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया, जो हिंदी जगत के लिए भी अपने आप में सम्मान की बात थी। और बहुमुखी प्रतिभा होने के कारण जो है भारतेंदु कवि के रूप में भी प्रसिद्ध थे, निबंधकार के रूप में भी प्रसिद्ध थे, नाटककार के रूप में भी प्रसिद्ध थे और पत्रकार के रूप में भी प्रसिद्ध थे, जो अपने आप में इस तरह की बहुमुखी प्रतिभा जो है सभी व्यक्तित्वों में देखने को नहीं मिलती है। यदि मैं अगली बात करूं तो सामाजिक गतिविधियों के प्रकाशन हेतु भारतेंदु ने जो है कई सामाजिक संस्थाओं की स्थापना की थी। उसमें थी कविता वर्धनी समाज, नेशनल थिएटर और पैनी रीडिंग क्लब की स्थापना की थी। इनमें सामाजिक गतिविधियां होती थी ताकि लोगों को जो है समाज के अंदर जो परिस्थितियां चल रही हैं उन परिस्थितियों से अवगत कराया जा सके, और प्रहसन बना करके, ठिठोलियां बना करके, छोटे छोटे लघु नाटक बना करके लोगों को जागृत किया जाता, प्रेरित किया जाता था, और उनको जो है नव जागरण के उनके अंदर भी जो है अग्नि पैदा की जाती थी, नव जागरण की उनके अंदर भी प्रेरणा और प्रयास पैदा की जाती थी ताकि वो भी नव जागरण का हिस्सा बन सके। यदि मैं अगली बात करूँ तो ये सामाजिक कार्य करते थे। इन्होंने काशी में चौखंबा स्कूल की स्थापना की थी, जो बाद में हरिश्चंद्र हाई स्कूल के नाम से बड़ा प्रसिद्ध हुआ। आज भी इसकी गतिविधियां सुनने को मिलती हैं। और अगली मैं विशेषता की बात करूं तो इन्हें हिंदी साहित्य का शेक्सपियर भी कहा जाता है। जैसे अंग्रेजी में शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर बड़े प्रसिद्ध हैं, बड़े प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं विलियम शेक्सपियर, तो ऐसे ही नाटककार भी माने जाते हैं विलियम शेक्सपियर। तो ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से इन्हें हिंदी का शेक्सपियर कह करके जो है भारतेंदु जी का सम्मान किया गया, और काव्य जगत ने इन्हें चंद्रमा की उपाधि से सम्मानित किया। काव्य जगत में जिस प्रकार चंद्रमा अपना प्रकाश फैलाता है, ऐसे ठीक उसी प्रकार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी हिंदी साहित्य आकाश में चंद्रमा की भांति चमक करके हिंदी साहित्य जगत को ऊंचाइयां प्रदान की। यदि मैं अगली बात करता हूं तो 1885 में मात्र 35 वर्ष की आयु में यह महान साहित्यकार मृत्यु को प्राप्त हुआ, स्वर्गवासी हुआ। 35 वर्ष की अल्प आयु में जो है हरिश्चंद्र जी ने 175 से ज़्यादा रचनाएं जो है साहित्य जगत को दी, हिंदी जगत को दी। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार था कि 35 वर्ष की अल्प आयु में इतनी सारी पत्रिकाओं का संपादन करना, इतने सारे कार्य करना, 175 के आसपास रचनाओं का प्रणयन करना, उन्हें समर्पित करना और इतने सारे सामाजिक कार्य करना, जो अपने आप में इनको नवजागरण का अग्रदूत सिद्ध करता है, इनको जो है पुनर्जागरण का अग्रदूत सिद्ध करता है। यदि मैं भारतेंदु की रचना संसार के बारे में चर्चा करूं तो मैंने यहाँ संक्षिप्त रचना संसार लिया है। रचनाएं तो उनकी बहुत हैं, लेकिन ये वो रचनाएं हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, तो मैंने उनको लिया है। उसमें कुछ काव्य कृतियाँ हैं, इनकी काव्य कृतियाँ बड़ी प्रसिद्ध रही हैं। एक बकरी विलाप करके कविता है इनकी, बकरी विलाप करके काव्य कृति है। एक नए जमाने की मुकरियाँ हैं, एक उर्दू का स्यापा है, ये इनकी काव्य कृतियाँ हैं।
इनके कुछ प्रसिद्ध नाटक रहे हैं, जैसे चंद्रावली था, भारत दुर्दशा था, नील देवी था, अंधेर नगरी था। अंधेर नगरी एक प्रहसन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि एक रात के अंदर ही इन्होंने अंधेर नगरी नाटक, अथवा जिसको प्रहसन भी कहते हैं, ठिठोली भी कहते हैं, उसकी रचना मात्र एक रात के अंदर ही कर दी थी। और बहुत सारे हिंदी साहित्य जगत के मंचों पर आप अंधेर नगरी का जो है मंचन भी देखते हैं। अंधेर नगरी अपने आप में बड़ा प्रसिद्ध नाटक है। यूनिवर्सिटियों में, विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में जो है अक्सर इसका मंचन देखने को मिलता है। यदि मैं उनकी बात करूँ तो उन्होंने कुछ अनुदित नाटक भी किए थे। अनुदित कहते हैं किसी दूसरे नाटक को ट्रांसलेट करना जो पहले से प्रसिद्ध हो। तो अनुदित नाटकों में इन्होंने मुद्रा राक्षस, जो मौर्य काल की जानकारी देता है, ऐतिहासिक नाटक है, उसका जो है इन्होंने इसको अनुदित किया। सत्य हरिश्चंद्र को इन्होंने अनुदित किया, और पाखंड विडम्बन नाम के नाटक को भी इन्होंने अनुदित किया। यदि मैं इनके उपन्यासों की बात करता हूँ तो उन्होंने उपन्यास भी लिखे थे। सुनोचना उपन्यास इन्होंने लिखा था, शीलवती उपन्यास इन्होंने लिखा था, मदार सोपाख्यान इन्होंने उपन्यास लिखा था। क्योंकि बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे, निबंधकार भी थे, नाटककार भी थे, उपन्यासकार भी थे, ठीक है, पत्रकार भी थे। तो सारी बहुमुखी प्रतिभाएं होने की वजह से इन्होंने हर प्रतिभा में अपना जोर आजमाया। इन्होंने कहानी भी लिखी थी, कुछ आप बीती और कुछ जग बीती, बड़ी प्रसिद्ध कहानी थी उस समय की। और उन्होंने कुछ निबंध भी लिखे। एक इनका निबंध बड़ा प्रसिद्ध हुआ, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन और अद्भुत अपूर्व स्वप्न, ये बड़े प्रसिद्ध इनके निबंध रहे हैं। और उन्होंने 3 बड़ी प्रसिद्ध पत्रिकाओं का संपादन किया, जो आज भी जो है परीक्षाओं में पूछी जाती हैं और बड़ी प्रतिष्ठित पत्रिकाएं थी। इन्होंने जो पहली पत्रिका तो थी कवि वचन सुधा, जो मैंने आपको पहले भी बताया, 1868 में इन्होंने जो है इस पत्रिका का संपादन कार्य शुरू किया था। फिर 1873 में इन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन करके एक पत्रिका निकाली, जो उस समय बड़ी प्रसिद्ध हुई। बहुत सारे जो है साहित्यकारों को इसमें शामिल किया जाता था, उनकी रचनाएं छपती थी। हरिश्चंद्र मैगजीन में लेख छपते थे, ताकि जिससे लोगों को जागृत किया जाता। समाज जो है इनके मैगजीन्स को, इनकी पत्रिकाओं को हाथों हाथ लेता था, और उससे जो है एक नव जागरण का प्रचार होता था। और इनकी जो अगली पत्रिका थी वो बाला बोधिनी करके पत्रिका बड़ी प्रसिद्ध हुई है, जो 1874 में प्रकाशित हुई थी। तो ये 3 इनकी पत्रिकाएं बहुत प्रसिद्ध रही थी, जिनके संपादन से इनको और ज़्यादा ख्याति मिली। तो मैं समझता हूँ कि भारतेंदु युग शुरू करने से पहले यदि आपने भारतेंदु के जीवन परिचय पर चर्चा नहीं की, उनकी साहित्यिक यात्राओं पर चर्चा नहीं की, या उनके जुड़े प्रसंगों पर चर्चा नहीं की, तो मैं समझता हूँ कि भारतेंदु युग पर चर्चा करना जो है एक तरह से नीति संगत नहीं बैठता। क्योंकि भारतेंदु शुरू ही भारतेंदु जी से होता है। तो भारतेंदु के जीवन परिचय पर, उनकी रचनाओं पर, उनकी साहित्यिक यात्रा पर चर्चा करना मैं समझता हूँ अपेक्षित रहता है। और अक्सर जो है परीक्षाओं के अंदर भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय साहित्यिक विशेषताओं के साथ पूछा जाता है। तो मैं समझता हूँ आज के इस लेक्चर में मैंने अपनी तरफ से आपको बहुत अच्छे तरीके से, तथ्यात्मक तरीके से जो है कंटेंट दे करके, बोर्ड पर लिख करके भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन परिचय और उनकी संक्षिप्त साहित्यिक यात्रा के बारे में आपको लेक्चर दिया। अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आया हो, यदि आपको ऐसा लगता है कि मैंने तथ्य सही तरीके से प्रस्तुत किए हैं, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें। अगले किसी लेक्चर में फिर हम भारतेंदु युग की अन्य विशेषताओं को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।